साइंस में हर रिएक्शन का अपना स्वैग होता है। कभी एलिमेंट्स मिलते हैं, कभी अलग हो जाते हैं और कभी एक दूसरे की जगह ले लेते हैं। लेट्स डाइव इनटू द एक्साइटिंग टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर टीचर कृतिका राठौर और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम स्टडी करने वाले क्लास 10th चैप्टर नंबर 1 का पार्ट नंबर 2। इसमें हम देखते हैं आज क्या पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, इंट्रोडक्शन से ही समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो देखो भैया कि केमिकल रिएक्शंस कितने टाइप की होती है, कौन कौन सी होती है। सो एक होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, एक होती है डीकंपोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी कई ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। सबसे पहले मैं रेड कलर सिलेक्ट कर लेती हूँ, फिर हम आगे का स्टार्ट करते हैं। चल, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, मैंने लिया एक रिएक्टेंट ए और दूसरा रिएक्टेंट बी। ठीक है, ये रिएक्ट करके बना रहे हैं एक सिंगल प्रोडक्ट ए बी। ठीक है, डीकंपोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, एक रिएक्टेंट है ए बी और वो टूट के बना रहा है ए प्लस बी। डिकंपोज होना मतलब टूट जाना। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, मैंने लिखा ए प्लस बी सी। ए ज्यादा रिएक्टिव है तो उसने बी को डिस्प्लेस कर दिया और उसने बनाया ए सी प्लस बी। और डबल डिस्प्लेसमेंट में ग्रुप ऑफ एटम्स एक दूसरे को एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी तो बस मैं उसका थोड़ा ओवरव्यू दे रही हूं। ए बी प्लस सी डी। ठीक है, ये जो पहले पहले वाले होते हैं वो हमेशा एक दूसरे की जगह को इंटरचेंज कर देते हैं, तो बन जाएगा ए डी प्लस बी सी। ठीक है, तो आगे बढ़ते। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो कॉम्बिनेशन से तुम लोग क्या समझते हो, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कि कंबाइन करना, राइट। तो जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं तो उसको बोला जाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन मतलब कंबाइन करना। ठीक है, सो अ रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन, एक ऐसे रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स रिएक्ट करते हैं, कंबाइन करते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, उसको बोला जाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसका एग्जांपल देखो, मैंने पिछले वाली जो वीडियो थी, इसका जो फर्स्ट पार्ट था, उसमें भी ये चीज बताई थी और यही डायग्राम था कि जैसे अपने घर में पुताई वाले भैया आते हैं, वो क्या करते हैं, बाल्टी लेते हैं। ठीक है, उसमें वो लेंगे कैल्शियम ऑक्साइड मतलब चूना, इसको बोला जाता है स्लेकेड लाइन, स्लेक्ड लाइन। ठीक है, और उसमें डालते हैं पानी। ठीक है, उसमें क्या डालते हैं, पानी। तो ये जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है ना, वो रिएक्ट कर लेता है वाटर से। कैल्शियम ऑक्साइड, नीचे मैम ये एस क्या है, एल क्या है, तो बेटा ये इनकी स्टेट्स हैं। कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड स्टेट में आपने चूना लिया। ठीक है, वाटर कैसा होता है, लिक्विड होता है, तो उसमें अपन ने एल लिख दिया। अगर जी लिखती तो मतलब वो गैसियस स्टेट में होता, तो वो वाटर नहीं होता, वो वाटर वेपर होता। ठीक है, जब इसने इससे कंबाइन किया तो बनाया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। एक्वस क्यों लिखा हुआ है, ए क्यू मतलब होता है एक्वस। और बेटा एक्वस का मीनिंग होता है कोई चीज जब पानी में डिसॉल्व होती है ना, तो उस सॉल्यूशन को अपन बोलते हैं एक्वस। जैसे यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड पानी में डिसॉल्व है, तो मैंने इसको बोल दिया कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक्वस सॉल्यूशन है कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर का, राइट। और साथ में रिलीज हुई हीट, अगर तुम इस कंटेनर को छुओगे ना तो तुमको थोड़ा गरम गरम फील होगा। ठीक है, चल फिर जैसे कार्बन है, जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो उसने बनाया पानी, वाटर। ठीक है, तो ये सब किसके एग्जांपल है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। नेक्स्ट आते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो बेटा डीकंपोजिशन में डिकंपोज का मतलब क्या होता है, तुम लोगों ने बायोलॉजी में भी पढ़ा होगा। डिकंपोज का मतलब होता है ब्रेक डाउन हो जाना। तो जब एक सिंगल रिएक्टेंट दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स में ब्रेक डाउन हो जाता है तो उसको बोला जाता है डीकंपोजिशन रिएक्शन। सो अ रिएक्शन इन विच अ सिंगल रिएक्टेंट, जिसमें एक सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन होता है टू फॉर्म टू और मोर प्रोडक्ट्स, और वो ब्रेक डाउन होकर दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स फॉर्म करता है, तो उस तरीके के रिएक्शन को बोला जाता है डीकंपोजिशन रिएक्शन। इसके एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे बेटा कैल्शियम कार्बोनेट। अच्छा, तुमको पता है कैल्शियम कार्बोनेट बना कैसे होगा, ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ना, जब वो इसकी पुट्टी करते हैं तो ये जो बेटा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है ना, वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट कर लेता है तो बनता है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, और साथ में थोड़ा सा वाटर वेपर जो कि हवा में ही उड़ जाता है। ठीक है, एनवायरमेंट में चले जाता है। तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है ना, वो होती है पुट्टी, व्हाइट सीमेंट। चल
अब ये कैल्शियम कार्बोनेट है, जब बेटा मैंने इसको 1000 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर दिया, कितना 1000 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर दिया, और हीट को अपन ऐसे ट्राइंगल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये टूट गया कार्बन डाइऑक्साइड में और कैल्शियम ऑक्साइड में। ठीक है, आया समझ में। नेक्स्ट, डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बेटा 3 टाइप्स होते हैं। एक होता है थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन मतलब क्या होता है, अगर एक सिंगल रिएक्टेंट 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट में टूट रहा है बाय द एक्शन ऑफ हीट। थर्मल का मतलब होता है हीट, थर्म मतलब हीट। तो अगर एक सिंगल रिएक्टेंट 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट्स में टूट रहा है हीट की वजह से, तो उसको बोला जाता है थर्मल डिकम्पोजिशन, हीट की वजह से टूटना। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि कैल्शियम कार्बोनेट को जब अपन 1000 डिग्री सेल्सियस तक की हीट देते, इतना टेम्परेचर देते हैं, तो वो टूट जाता है कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। वैसे ही बेटा जिंक कार्बोनेट को जब अपन हीट देते हैं तो वो टूट जाता है जिंक ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। वैसे ही लीड नाइट्रेट, इसको क्या बोलते हैं, लीड नाइट्रेट। पीबी मतलब लीड और NO3 मतलब नाइट्रेट। तो बेटा लीड नाइट्रेट को भी जब अपन हीट देते हैं तो वो ब्रेक डाउन हो जाती है लीड ऑक्साइड में, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में और ऑक्सीजन में। क्लियर। तो ये हो गया थर्मल डिकम्पोजिशन, हीट की वजह से रिएक्टेंट का 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट्स में टूट जाना। अब तुम्हारी जो एनसीईआरटी बुक है उसकी मैंने यहाँ एक्टिविटी पेस्ट की हुई है, इसको अच्छे से समझना। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तुम्हें क्या करना है, टेक अबाउट 2 ग्राम फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स इन अ ड्राई बॉइलिंग ट्यूब। एक सूखा है ना बॉइलिंग ट्यूब लेना। बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब क्या होता है, नॉर्मल टेस्ट ट्यूब जैसे होता है, बस वो थोड़ा मोटा होता है, ताकि अगर अपन उसको कभी हीट करें ना फ्लेम के ऊपर तो वो टूट ना जाए। ठीक है, वही जो नॉर्मल टेस्ट ट्यूब होते हैं थोड़े पतले होते हैं तो वो टूट जाते हैं, इसलिए अपन ने बॉइलिंग ट्यूब लिया जो थोड़ा मोटा होता है। उसमें ना अपन ने 2 ग्राम का फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स डाले। ठीक है, मैंने 2 ग्राम फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स डाले। नोट द कलर ऑफ द फेरस सल्फेट क्रिस्टल। फेरस सल्फेट क्रिस्टल का जो कलर होता है ना वो लाइट ग्रीन होता है। कैसा होता है, लाइट ग्रीन। ठीक है, फिर मैंने इस बॉइलिंग ट्यूब को ऐसे हीट किया, बंसन बर्नर के ऊपर ऐसे हीट किया। ठीक है, तो क्या हुआ कि जो आयरन सल्फेट है वो टूट गया फेरिक ऑक्साइड में, सल्फर डाइऑक्साइड में और सल्फर ट्राइऑक्साइड में। ठीक है, ये जो फेरिक ऑक्साइड का कलर है, अब तुमसे क्या पूछा गया, ऑब्जर्व द कलर ऑफ द क्रिस्टल्स आफ्टर हीटिंग। हीट करने के बाद क्रिस्टल्स का कलर कैसा हो जाएगा, तो हीट करने के बाद जो कलर होगा क्रिस्टल्स का वो हो जाएगा व्हाइट। पहले था लाइट ग्रीन, अब हो जाएगा व्हाइट। क्यों, क्योंकि फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड बन रही है, सल्फर ट्राइऑक्साइड। 3 ऑक्सीजन है तो ट्राइऑक्साइड, 2 ऑक्सीजन है तो डाइऑक्साइड, डाई मतलब 2। चलो, ये भी एग्जांपल था थर्मल डिकम्पोजिशन का। अब थर्मल डिकम्पोजिशन का तुम्हारी एनसीईआरटी में एक और एग्जांपल है, एक और एक्टिविटी दी हुई है, उसको भी अपन देख लेते हैं। अपन ने क्या किया, एक बॉइलिंग ट्यूब लिया। अब इस बार अपन ने लीड नाइट्रेट डाला। क्या डाला, लीड नाइट्रेट। ठीक है, जब अपन ने उसको हीट प्रोवाइड की तो वो टूट गया लीड ऑक्साइड में, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में और ऑक्सीजन में। सो हीटिंग ऑफ लीड नाइट्रेट एंड एमिशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तो क्या रिलीज हुआ, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो हीट की प्रेजेंस में मैंने इसको ब्रेक कर दिया। ठीक है, इस कंपाउंड को, लीड नाइट्रेट को जब मैंने हीट प्रोवाइड की तो वो डिकम्पोज हो गया और उसने फॉर्म किया लीड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। दिस इज द अनदर एग्जांपल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन क्या होता है, तो बेटा इलेक्ट्रोलाइटिक है ना, इलेक्ट्रोलाइटिक वर्ड कहां से आया है, इलेक्ट्रिसिटी से, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। तो जब बेटा एक सिंगल रिएक्टेंट ब्रेकडाउन होता है और 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट्स फॉर्म करता है ड्यू टू द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसको बोला जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। यहां पर ना बहुत अच्छा एग्जांपल है जो तुम्हारी एनसीईआरटी में, तुमने क्या किया, पानी लिया, तुम वाटर का इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन कर रहे हो। ठीक है, तुमने लिया पानी, उस पानी में ना थोड़ा सा H2SO4 डाल दिया। H2SO4 इसलिए डाला ताकि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करे, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने के लिए आयंस चाहिए होते हैं। ठीक है, तो अपन ने थोड़ा सा एसिड डाला H2SO4। अब अपन ने इलेक्ट्रिक करंट जैसे इसको दिया, इसको बोलते हैं वोल्टामीटर। क्या बोलते हैं, वोल्टामीटर। वोल्ट मीटर नहीं, वो फिजिक्स में होता है, वो वोल्टेज के लिए होता है। ये वोल्टामीटर अपन ने लिया। ठीक है, अब होगा क्या कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे ना, जैसे उनको इलेक्ट्रिक करंट मिला तो वाटर मॉलिक्यूल्स टूट गए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। वाटर मॉलिक्यूल्स किस में टूट गया, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में।
ठीक है। अब बेटा क्वेश्चन किस चीज पर आता है, क्वेश्चन आता है कि एनोड साइड पर क्या मिला और कैथोड साइड पर क्या मिला, एनोड साइड पर क्या मिला और कैथोड साइड पर क्या मिला। तो एनोड साइड पर मिलता है ऑक्सीजन और कैथोड साइड पर मिलता है हाइड्रोजन। मैम इसको याद कैसे रखेंगे, कैथोड में भी H आता है, हाइड्रोजन में भी H आता है, तो इससे याद रखना कि कैथोड साइड पर हाइड्रोजन मिला और एनोड साइड पर ऑक्सीजन मिला। एक और चीज याद रखना कि जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस होती है वो ऑक्सीजन के मुकाबले दुगनी प्रोड्यूस होती है, क्योंकि अपन जब वाटर का फॉर्मूला लिखते हैं तो लिखते हैं H2O, लिखते हैं कि नहीं। तो हाइड्रोजन कितनी है 2, ऑक्सीजन है 1, तो 2:1 का रेशियो चलेगा ना, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से दुगना रिलीज होती है, ठीक है। तो ये किसका एग्जांपल था, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन। सो व्हेन अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन टू फॉर्म टू और, ये ऑफ क्यों लिखा है, और है, ठीक है, टू और मोर प्रोडक्ट्स बाय इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन, ठीक है। एग्जांपल, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू वाटर इट डिकम्पोजेस टू गिव ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ये मैंने अच्छे समझा दिया। उसी तरीके से पता है अपन एक और चीज करते हैं अपन सोडियम क्लोराइड लेते हैं, सोडियम क्लोराइड मतलब नमक, नॉर्मल नमक, ठीक है, उसमें ना अपन डालते हैं पानी, इसको बोलते हैं ब्राइन सॉल्यूशन, ये तुम पढ़ोगे आगे वाले चैप्टर्स में। इसको पता है क्या बोलते हैं, ब्राइन सॉल्यूशन। जब नमक को पानी के साथ मिक्स कर देते हैं, फिर इसमें अपन प्रोवाइड करते हैं इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी अपन इसको देते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक करंट इसको मिलेगा तो ये जो सोडियम क्लोराइड होगा वो डिकम्पोज हो जाएगा सोडियम में और क्लोरीन में, ठीक है। नेक्स्ट, फोटोकेमिकल डीकंपोजिशन। मैम डीकंपोजिशन का मतलब तो पता है ब्रेकडाउन होना, फोटो ये कौन सी भाई सेल्फी वाली फोटो है क्या, नहीं, फोटो का मतलब होता है सनलाइट, फोटोसिंथेसिस में भी फोटो का मतलब क्या होता है, सनलाइट, ठीक है। तो सनलाइट के एक्शन की वजह से अगर एक सिंगल रिएक्टेंट 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट में ब्रेक डाउन हो रहा है तो उसको बोला जाता है फोटोकेमिकल डीकंपोजिशन। सो व्हेन अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन टू फॉर्म 2 और मोर प्रोडक्ट्स which involve the use of light, ठीक है, is called photochemical decomposition reaction। इसमें एक एग्जांपल है, तुमने क्या किया बेटा, खिड़की खोल दी, खिड़की खोली तो वहां से आ रही है धूप, ठीक है। अब ये है चाइना डिश, कुछ नहीं प्याली समझ लो, प्याली में, ठीक है, अपन कुछ ना कुछ बिस्किट लेते ना तो प्याली समझ लो। इसमें तुमने रखा सिल्वर क्लोराइड, क्या रखा, सिल्वर क्लोराइड। बेटा जो सिल्वर क्लोराइड होता है, Ag मतलब सिल्वर, Cl मतलब क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड का कलर होता है व्हाइट। जैसे बेटा उस पर सनलाइट पड़ी तो सिल्वर क्लोराइड ब्रेकडाउन हो गई सिल्वर में और क्लोरीन गैस में। अब सिल्वर का कलर कैसा होता है, ग्रेइश व्हाइट होता है। तो तुम्हारा जो सिल्वर क्लोराइड होगा ना उसका कलर चेंज होता हुआ तुम्हें दिखेगा व्हाइट से ग्रेइश में, ठीक है, उसका कलर तुम्हें व्हाइट से ग्रेइश में तुम्हें लगेगा है ये तो काला हो गया, ठीक है, वो इसीलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पर फोटोकेमिकल डीकंपोजिशन हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद सिल्वर ब्रोमाइड, इसको बोलते हैं सिल्वर ब्रोमाइड। इसको भी अगर तुम सनलाइट में रखोगे तो ये ब्रेकडाउन हो जाएगी और अपने को मिलेगा सिल्वर और ब्रोमीन अलग, Br मतलब ब्रोमीन, ठीक है। नेक्स्ट, अब इससे पहले बेटा अपन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़े, अभी तक अपन ने कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ लिया, अपने को क्या पढ़ना है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से पहले ना तुम्हें रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ना बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको देख लो, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। अब देखो सबसे ज्यादा शक्तिशाली, सबसे ज्यादा रिएक्टिव का मतलब समझ लो सबसे ज्यादा शक्तिशाली है ना, जो किसी और को हटाने की ताकत रखता है। तो सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव है वो क्या है, पोटेशियम, उससे कम रिएक्टिव है सोडियम, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। लेकिन मैम इस पूरे को हम याद कैसे करेंगे, तो इसका एक निमोनिक है, ये निमोनिक याद रखना, कैटरीना ने वहीं लिख देती हूँ मैं, ठीक है, और क्लियर हो जाएगा। कैटरीना ने कार मांगी, ऑल्टो, जेन, फरारी, पर है क्यों मिली सिल्वर ऑडी।
ठीक है, कैटरीना ने कार मांगी ऑल्टो जेन फरारी, पर है, इसको हटा सकते हो टिन को अभी, पर है क्यों मिली सिल्वर ऑडी। ठीक है, तो ये निमोनिक है। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव क्या होता है, पोटेशियम, कैटरीना। ठीक है, तो जो पहला वाला होता है वो दूसरे वाले, नीचे वाले को डिस्प्लेस कर सकता है। ठीक है, जो भी ऊपर वाला होता है वो नीचे वाले को डिस्प्लेस कर सकता है। सिल्वर गोल्ड को डिस्प्लेस कर सकता है, कॉपर भी गोल्ड को डिस्प्लेस कर सकता है, कॉपर सिल्वर को डिस्प्लेस कर सकता है ना, मतलब उसकी जगह से उसको हटा सकता है। डिस्प्लेस करना मतलब जगह से हटा दे। तो रिएक्टिविटी सीरीज अच्छे से समझ में आ गई। ठीक है, सोडियम पोटेशियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, देन सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लीड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अब हम आते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो बेटा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक ऐसी केमिकल रिएक्शन होती है जिसमें ज्यादा रिएक्टिव, अच्छे सुनना, जिसमें ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कम रिएक्टिव एलिमेंट को उसकी जगह से हटा देता है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब क्या होता है, जिसमें ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उस कंपाउंड में से हटा देता है। एग्जांपल से अच्छे से समझ में आएगा, और ये अपन ने पिछली वाली वीडियो में किया भी हुआ है, राइट। जैसे आयरन है, ठीक है, आयरन ने रिएक्ट किया कॉपर सल्फेट के साथ, आयरन ने रिएक्ट किया कॉपर सल्फेट के साथ, और क्या मिला, आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। ये नीचे इनकी स्टेट्स लिखी हुई है। ठीक है, अब जो बेटा आयरन होता है, रिएक्टिविटी सीरीज में देखो कि आयरन कहाँ आ रहा है, कॉपर कहाँ आ रहा है, ये कॉपर है और ये आयरन है। तो आयरन कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है क्योंकि ये लीस्ट रिएक्टिव नीचे है और मोस्ट रिएक्टिव ऊपर है। ठीक है, तो ये कौन सा, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है, और ऊपर से देखोगे तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है। ठीक है, इसको मैं जरा हटा देती हूँ। चल, तो जैसे बेटा जो आयरन है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो ये उसको उसकी जगह से क्या कर देगा, हटा देगा, और खुद इसकी जगह पे बैठ जाएगा और बना लेगा आयरन सल्फेट। और बेटा जो कॉपर है वो साइड हट गया। ठीक है, अब तुम्हारी एनसीईआरटी में एक्टिविटी जो मैंने पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कस की थी, लेकिन मैं इधर भी बताऊंगी। ठीक है, अपन ने क्या किया, एक बीकर लिया, बीकर में मैंने डाला कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ठीक है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, और आयरन का मैंने नील डाल दिया, आयरन नील, ठीक है, लोहे की कील डाल दी, और इसको मैंने बीकर को थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया अनडिस्टर्ब। अब होगा क्या कि बेटा ये जो आयरन होता है वो कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट कर रहा होगा। कैसे रिएक्ट कर रहा होगा मैम, जो आयरन होता है ना वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो आयरन इसको हटा देगा, तो क्या बन जाएगा बेटा, आयरन सल्फेट। क्या बन जाएगा, आयरन सल्फेट। ठीक है, और आयरन सल्फेट तुम्हें सॉल्यूशन में दिखेगा। आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन बन गया, पहले कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था, आयरन सल्फेट का बन गया। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बेटा होता है ब्लू कलर का, आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन होता है ग्रीन कलर का, इसलिए तुम्हें सॉल्यूशन का कलर ब्लू से ग्रीन चेंज होता हुआ दिखेगा। मैम कॉपर कहाँ चली गया, तो बेटा वो जो कॉपर था ना वो इस लोहे की कील के ऊपर डिपॉजिट हो गया, इसलिए जो आयरन नेल था वो सिल्वर से ब्राउन कलर का दिखने लग जाएगा, क्योंकि कॉपर क्या देता है, ब्राउन कलर। आगे समझ में, चलो, तो वही चीज बताइए यहाँ पर कि ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है टेस्ट ट्यूब ए में, तुमने इसमें आयरन नील डाल दिया। ठीक है, आयरन नील डाल दिया और कुछ टाइम के लिए सॉल्यूशन को अनडिस्टर्ब छोड़ दिया। आयरन ज्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से, तो उसने इसकी जगह ले ली और बना दिया आयरन सल्फेट। आयरन सल्फेट क्या होता है भाई, ग्रीन कलर का होता है, इसलिए तुम्हें ग्रीन कलर दिखाई देगा। ठीक है, और जो कॉपर होगा वो इस आयरन नील के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा। आयरन नील टेकन आउट फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। नेक्स्ट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम किसको बोलते हैं। अब यहाँ पे बेटा डिस्प्लेसमेंट तो हो रहा है, जगह की अदला बदली तो हो रही है, लेकिन अब दो तरफा हो रही है ना। ऐसा नहीं कि एक ही डिस्प्लेस कर रहा है उससे कमजोर वाले को, ऐसा नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर ग्रुप ऑफ एटम्स जो होते हैं वो अपनी पोजीशंस को एक्सचेंज कर रहे होते हैं। जैसे कि अपन ने एक टेस्ट ट्यूब लिया, उसमें अपन ने डाला बैरियम क्लोराइड। क्या डाला, बैरियम क्लोराइड। ठीक है, और एक और टेस्ट ट्यूब लिया, उसमें अपन ने डाला सोडियम सल्फेट। क्या डाला, सोडियम सल्फेट। फिर अपन ने उन दोनों सॉल्यूशन को मिक्स कर दिया। ठीक है, जब अपन ने मिक्स किया ना तो बेटा बैरियम और सोडियम ने म्यूचुअली अपनी जगह को बदल लिया।
ठीक है, याद रखना इसका पहला वाला और इसका पहला वाला हमेशा जगह बदलते हैं। ठीक है, इसके पहले वाले और इसके पहले वाले दोनों का पहला पहला जगह बदलता है बस। ठीक है, तो बन गया बेटा बैरियम सल्फेट, क्योंकि बैरियम आ गया सोडियम की जगह, और बन गया सोडियम क्लोराइड क्योंकि सोडियम आ गया क्लोरीन के पास। ठीक है, चलो अभी जो बैरियम सल्फेट है ना वो एज अ प्रेसिपिटेट नीचे तुम्हें जमा होता हुआ दिखाई दे जाएगा। ठीक है, प्रेसिपिटेट के लिए अपन डाउनवर्ड एरो लगाते है ना। फिर जो सोडियम क्लोराइड है मैम वो क्यों नहीं अपने को नीचे दिखेगा एज इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट, क्यों नहीं दिखेगा अपने को? क्योंकि बेटा सोडियम क्लोराइड तो सॉल्युबल होता है पानी में। ठीक है, तो वो डिपॉजिट नहीं होगा नीचे। फिर उसी तरीके से अपन ने सिल्वर नाइट्रेट लिया, उसको मिक्स किया अपन ने सोडियम क्लोराइड के साथ, तो यही हुआ कि सिल्वर ने सोडियम की जगह ले ली और सोडियम ने सिल्वर की जगह ले ली। तो ये ग्रुप ऑफ एटम्स हो गए जिन्होंने म्यूचुअली अपनी जगह को एक्सचेंज किया हुआ है। ठीक है, तो सोडियम नाइट्रेट के पास आ गया तो उसने बनाया सोडियम नाइट्रेट, और जो बेटा सिल्वर था वो क्लोरीन के पास आ गया तो उसने बना लिया सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, उसी तरीके से अपन ने लिया सोडियम कार्बोनेट और लिया कैल्शियम क्लोराइड। अब सोडियम और कैल्शियम ने अपनी जगह को अदला बदली कर दी, तो सोडियम आ गया क्लोरीन के पास तो उसने बना लिया सोडियम क्लोराइड, और कैल्शियम आ गया कार्बोनेट के पास तो उसने बना लिया कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है? प्रेसिपिटेट होता है, इनसॉल्युबल सॉलिड होता है, तो वो सॉल्यूशन में नीचे सेटल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है जो मैंने अभी एकदम क्लियर किया है। ठीक है, कि अपन एक टेस्ट ट्यूब में लिया सोडियम सल्फेट, एक में लिया बैरियम क्लोराइड, फिर उन दोनों को अपन ने मिक्स कर दिया। जब मिक्स किया तो बन गया बैरियम सल्फेट जो एज अ प्रेसिपिटेट नीचे डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक है, सेटल हो जाएगा, और सोडियम क्लोराइड तो सॉल्यूशन में रहेगा क्योंकि वो सॉल्युबल होता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस और एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एक्सो का मतलब क्या होता है? बाहर जाना। एंडो का मतलब क्या होता है? अंदर आना। एक्सो मतलब बाहर, एंडो मतलब अंदर। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती है बेटा? ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट बाहर जा रही हो, रिलीज हो रही हो, उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन वो होती है जिसमें हीट आप दे रहे हो। ठीक है, हीट दे रहे हो, उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस। तो जैसे एग्जांपल देखो, मीथेन है। ठीक है, मीथेन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रही है। अपने जो एलपीजी सिलेंडर होता है उसमें होती है मीथेन गैस, आपने गैस ऑन की और लाइटर के थ्रू आपने उसको जलाया। ठीक है, आपने गैस स्टोव जलाया तो हुआ क्या कि बेटा कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुई, वाटर रिलीज हुआ, वाटर वेपर्स थोड़े रिलीज हुए और हीट रिलीज हुई, तभी तो मम्मी खाना बना पाती है। तो इस रिएक्शन में हीट बाहर निकल रही है ना। कभी गैस स्टोव के ऊपर ऐसे यूं यूं करना हाथ, तो गर्म लगेगा कि नहीं, क्योंकि हीट निकल रही है ना भाई। आया समझ में? उसी तरीके से यहाँ पर ग्लूकोज है, ये रेस्पिरेशन वाली प्रोसेस है अपनी बॉडी में, कि अपनी बॉडी में क्या होता है बेटा, जो डाइजेस्टेड फूड होता है ग्लूकोज, है ना, ग्लूकोज कंबाइन करता है ऑक्सीजन के साथ, हम ब्रीथिंग करते हैं तो ऑक्सीजन भी तो हमारी बॉडी में, हमारे सेल्स में जा ही रहा होता है। तो बेटा ये जो ग्लूकोज होता है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, और अपन जब एक्सेल करते हैं तो क्या रिलीज होती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस और पानी रिलीज होता है। कभी मिरर के सामने एक्सेल करना तो वाटर वेपर्स जम जाते हैं, इससे तुम्हें समझ में आ जाएगा कि वेपर्स रिलीज हुए। ठीक है, और बहुत सारी एनर्जी जिसके लिए अपन खाना लेते हैं। तो ये एनर्जी क्या है? हीट ही तो है, हीट इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन के एग्जांपल है जिसमें हीट रिलीज हो रही होती है। फिर एंडोथर्मिक बेटा ऐसे केमिकल रिएक्शंस जिसमें हीट अपन दे रहे होते हैं। और हीट देंगे तो टेम्परेचर क्या होगा? बढ़ेगा ना। तो देखो कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में क्या होता है? फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस इन विच प्लांट्स मेक देयर फूड विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। तो प्लांट्स क्या ले रहे हैं? सोलर एनर्जी ले रहे हैं, सनलाइट ले रहे हैं। एंड सनलाइट क्या है भैया? हीट ही तो है, इट इज अ हीट एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पर आप हीट एनर्जी ले रहे हो और क्या बनाया उन्होंने? ग्लूकोज और ऑक्सीजन। तो ये भी किसके एग्जाम्पल है? एंडोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट कैल्शियम कार्बोनेट। मैंने ये चीज मैं कब से समझा रही थी कि कैल्शियम कार्बोनेट को जब मैं 100 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर, 1000 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर देती हूँ, तब जाके वो ब्रेक होता है कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो इस रिएक्शन में भी हीट दी गई है। ठीक है, हीट इज गिवन, तो इसीलिए इस रिएक्शन को बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट ऑक्सीडेशन क्या होता है? रिडक्शन क्या होता है? ठीक है, तो ऑक्सीडेशन बेटा एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें ऑक्सीजन ऐड होता है। ठीक है, या तो हाइड्रोजन रिमूव होता है। सो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑल्सो ऑक्सीडेशन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन is also oxidation. So addition of oxygen is oxidation and removal of hydrogen is also oxidation.
इसी का उल्टा कर दो, इसी का उल्टा होता है रिडक्शन। ठीक है, तो ऐसी प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन रिमूव हो रहा हो, प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इज रिमूव्ड, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज ऑल्सो रिडक्शन, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज ऑल्सो रिडक्शन। ठीक है, चलो अब तुम्हारी एनसीईआरटी में एक एक्टिविटी दी हुई है, उसको अच्छे से पढ़ते हैं। अपन ने किया क्या, कॉपर लिया, तुमने कुछ नहीं किया, एक चाइना डिश ली, उसमें तुमने कॉपर का पाउडर लिया, कॉपर पाउडर ब्राउन ब्राउन कलर का। ठीक है, और ये बंसन बर्नर है, तुम इसको हीट दे रहे हो। ठीक है, अभी जो कॉपर होगा वो सराउंडिंग ऑक्सीजन, जो भी एटमोस्फेयर में ऑक्सीजन है, उससे रिएक्ट कर लेगा इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। ठीक है, तो क्या मिलेगा अपने को, कॉपर ऑक्साइड। तो लिखा हुआ है इफ हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर दिस हीटेड मटेरियल कॉपर ऑक्साइड। अब अपने को क्या मिला, जब कॉपर ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लिया तो अपने को मिला कॉपर ऑक्साइड। बेटा जब ये जो कॉपर ऑक्साइड है, जब तुम इस पर हाइड्रोजन गैस पास करते हो, सो द ब्लैक कोटिंग ऑन द सरफेस टर्न्स ब्राउन। तो कॉपर ऑक्साइड कैसे कलर का हो जाता है, ब्लैक हो जाता है। ठीक है, लेकिन जैसे तुमने उसके ऊपर हाइड्रोजन गैस पास की, तो बेटा ये जो ब्लैक कोटिंग थी ना इसके ऊपर, वो कैसे हो जाती है, ब्राउन। क्यों, क्योंकि अब रिवर्स रिएक्शन हो गई, रिवर्स रिएक्शन हो गई। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड ने जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट किया तो उसने वापस से क्या बना दिया, कॉपर और वाटर। तो अपने को वापस कॉपर मिल गया। अभी क्या हो रहा था कि कॉपर जब कॉपर क्या था, ब्राउन कलर का था, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया और बनाया कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड ब्लैक कलर का होता है, लेकिन जब कॉपर ऑक्साइड के ऊपर तुम हाइड्रोजन गैस पास कर दोगे तो बेटा ये जो ब्लैक कलर होगा वो वापस से ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि रिवर्स रिएक्शन हुई, वापस से कॉपर फॉर्म हो गया। ठीक है, और कॉपर का कलर तो ब्राउन ही होता है, तो ब्लैक कलर तो ब्राउन में ही कन्वर्ट होगा ना। इफ अ सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन, तो अगर कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन गेन करता है ड्यूरिंग अ रिएक्शन, तो अपन उसको बोलते हैं कि वो ऑक्सीडाइज हो गया। ठीक है, जैसे अभी ये ऑक्सीडाइज हो गया था, अभी कॉपर में क्या हुआ था, ऑक्सीडेशन, कॉपर ऑक्सीडाइज हो गया था, उसमें ऑक्सीजन ऐड हो गया था। ठीक है, इफ अ सब्सटेंस लूजेस ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन, लेकिन अगर कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन लूज करता है ड्यूरिंग अ रिएक्शन, तो वो सब्सटेंस हो जाता है रिड्यूस। जैसे बेटा कॉपर ऑक्साइड खुश हो गया था कि मेरे पास तो ऑक्सीजन आ गया, मेरा ऑक्सीडेशन हो गया, लेकिन बेटा जैसे अपन ने हाइड्रोजन गैस उसके ऊपर फेर दी, पास कर दी, तो वो टूट गया कॉपर में और वाटर में। तो बेटा कॉपर ऑक्साइड में से हाइड्रोजन ऑक्सीजन रिमूव हो गया, तो क्या हो गया उसका, रिडक्शन। ड्यूरिंग दिस रिएक्शन द कॉपर ऑक्साइड इज लूजिंग ऑक्सीजन। अब इस रिएक्शन में जो कॉपर ऑक्साइड था वो ऑक्सीजन लूज कर रहा था। अब क्योंकि वो ऑक्सीजन लूज कर रहा था, तो अपन बोल सकते हैं कि वो रिड्यूस हो गया। द हाइड्रोजन इज गेनिंग ऑक्सीजन एंड इज बीइंग ऑक्सीडाइज। और जो हाइड्रोजन है उसने ऑक्सीजन गेन कर लिया, तो हाइड्रोजन तो क्या हुआ, ऑक्सीडाइज हो गया, लेकिन जो कॉपर ऑक्साइड था वो क्या हुआ, रिड्यूस हो गया। क्योंकि इसने ऑक्सीजन खोया है, तो ये मैं बोल दूंगी कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस हुआ, और हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन गेन किया है, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। ठीक है, तो बेटा ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ होता है, उस रिएक्शन को अपन बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। जैसे विराट और अनुष्का को मिलाकर बन गया विरुष्का, उसी तरीके से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को मिलाकर बन गया रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो रिडॉक्स रिएक्शन कैसी रिएक्शंस होती है, जिसमें ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहे हो, इस टाइप की रिएक्शंस को बोला जाता है रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, ये कॉपर ऑक्साइड था, कॉपर ऑक्साइड ने ऑक्सीजन लूज किया तो ये हो गया रिड्यूस, इसका मतलब यहाँ हुआ रिडक्शन, और हाइड्रोजन के बल्ले बल्ले हो गए, उसको इसका रिड्यूस किया हुआ है ना, इसका लूज किया हुआ ऑक्सीजन मिल गया, तो इसका तो ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, तो इसमें दोनों हो रहा है। कुछ और एग्जांपल्स हैं, सम अदर एग्जांपल्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस आर, रिडॉक्स रिएक्शन के कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे जिंक ऑक्साइड है, वो रिएक्ट कर रहा है कार्बन के साथ। ठीक है, अब हुआ क्या कि कार्बन ने जिंक को रिप्लेस कर दिया, तो बन गया कार्बन मोनोऑक्साइड और जिंक अलग हो गया। अब यहाँ पर जिंक का क्या हो रहा है बेटा, रिडक्शन, और कार्बन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो ये भी किसका एग्जांपल है, रिडॉक्स रिएक्शन, जहां रिडक्शन ऑक्सीजन दोनों हो रहे हैं। ठीक है, इस वाले में क्या हो रहा है भैया, MnO2, ठीक है, HCl, और बन क्या रहा है, MnCl2, H2O और क्लोरीन। सो इन रिएक्शन 1.32 HCl इज ऑक्सीडाइज्ड, HCl तो बेटा ऑक्सीडाइज हो गया टू क्लोरीन,
क्योंकि इसमें से क्या निकल गया, हाइड्रोजन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑल्सो ऑक्सीडेशन। तो HCl में से हाइड्रोजन रिमूव हो गया तो क्या बन गया, क्लोरीन। तो बेटा यहां पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ठीक है। वेयर एज जो MnO2 है वहां क्या हो रहा है, रिडक्शन, क्योंकि बेटा उसने अपना ऑक्सीजन खो दिया। इज इट क्लियर? चल, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बेटा एक ऐसा एजेंट होता है, ऐसा सब्सटेंस जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है लेकिन खुद बेचारा रिड्यूस हो जाता है। तो दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है और खुद रिड्यूस हो जाता है, उसको बोला जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अच्छा, पता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहां प्रेजेंट होता है? जहां रिडक्शन हो रहा होता है। ठीक है। जैसे अगर तुम्हें कॉलेज में सीट मिली, तो तुम्हें क्यों सीट मिली? क्योंकि किसी और की वो सीट जरूर छिन रही होगी, तभी तुम्हें वो सीट मिली। तो मतलब दोनों चीजें साथ साथ हो रही है कि नहीं, कहीं ना कहीं। तो इसलिए बेटा जहां रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इसको मैं एक एग्जांपल से और समझाती हूँ। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? जो दूसरों को रिड्यूस कर देता है लेकिन खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है, खुद बल्ले बल्ले हो जाती है उसकी। ठीक है, पीछे वाले एग्जाम्पल में एक बार मैं बताती हूँ। यहाँ क्या है, यहाँ रिडक्शन हो रहा है। जहां रिडक्शन होता है वहां आता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो बेटा दूसरों को ऑक्सीडाइज कर देता है। इसके पास ऑक्सीजन था, अगर इसके पास ऑक्सीजन नहीं होता तो ये हाइड्रोजन को क्या ऑक्सीजन दे पाता? नहीं दे पाता। तो बेटा इसकी वजह से हाइड्रोजन का भला हुआ है। तो ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उसने हाइड्रोजन को तो ऑक्सीजन दे दिया, ऑक्सीडाइज कर दिया, लेकिन खुद बेचारा रिड्यूस हो गया, तो वो क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जहां रिडक्शन हो रहा होता है वहां ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्रेजेंट होता है, जहां ऑक्सीडेशन हो रहा होता है वहां रिड्यूसिंग एजेंट होता है। इसने क्या किया, इसकी वजह से इसका ऑक्सीजन छिन गया। ठीक है, और इसकी तो बल्ले बल्ले हो गई। तो हाइड्रोजन क्या हो रहा है, खुद ऑक्सीडाइज हो जा रहा है। लेकिन बेटा वो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है तो मतलब उसने ऑक्सीजन किसी और से छीना है ना, जरूर, तभी तो वो उसके पास आ गया। उसके पास तो नहीं था, उसके पास किसी और से आया ना। तो इसलिए अगर ये ऑक्सीडाइज हो रहा है तो कोई दूसरा रिड्यूस हो रहा होगा। तो जो दूसरों को रिड्यूस कर दे, खुद ऑक्सीडाइज हो जाए, उसको बोला जाता है रिड्यूसिंग एजेंट। आ गया समझ में? चलो, अब यहां पर एक एग्जांपल है, सल्फर डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, इसने रिएक्ट करके बनाया वाटर और सल्फर। अब यहां बताओ ऑक्सीडेशन कहां हो रहा है? तो देखो सल्फर डाइऑक्साइड, यहां बेटा हो रहा है रिडक्शन। एरोस थोड़े से गलत हो गए आई थिंक, मैं यहां लिख देती हूँ लेकिन, और इस एरो को थोड़ा करेक्ट कर लेना। ठीक है, तो सल्फर में क्या हो रहा है बेटा, रिडक्शन। और इधर क्या हो रहा है, हाइड्रोजन सल्फाइड में ऑक्सीडेशन। जहां रिडक्शन हो रहा होता है वहां क्या प्रेजेंट होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर बेटा इसके पास ऑक्सीजन नहीं होता तो ये हाइड्रोजन सल्फाइड को ऑक्सीडाइज कर भी नहीं पाता। ठीक है, तो इसने बेटा अपना ऑक्सीजन किसी और को दान दे दिया और बेचारा खुद रिड्यूस हो गया। ठीक है, इसलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और ये है रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि इसकी वजह से किसी और का ऑक्सीजन छिन गया। ठीक है, इसने अपने आप को तो ऑक्सीडाइज कर लिया लेकिन सामने वाले को रिड्यूस कर दिया। नेक्स्ट, करोजन। ठीक है, देखो कितनी बढ़िया इमेज लगा के रखी है मैंने, करोजन है ना। करोजन मतलब क्या होता है भैया, जंग लग जाना। मैम कैसे होता है, जब भी जंग लगनी होती है ना, करोजन के लिए हमेशा दो कंडीशन जरूरी होते हैं। पहले करोजन का मतलब समझ लेते हैं। तो करोजन बेटा एक ऐसी घटना होती है, एक ऐसा फेनोमेना है जिसमें जो मेटल्स हैं वो धीरे धीरे क्या करते हैं, खोखले होते जाते हैं। ईटन अवे मतलब मेटल्स जो है ना वो धीरे धीरे खोखले होते जाते हैं। ऐसा क्यों होता है बेटा, जब मेटल्स मॉइस्चर मतलब पानी, एक मिनट, जब मेटल्स बेटा मॉइस्चर और ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते हैं तो एक रेडिश ब्राउन लेयर बनती जाती है उस मेटल के ऊपर। एक रेडिश ब्राउन पाउडर बन जाता है, एक्चुअली पाउडर। ठीक है, इसको बोलते हैं करोजन। सो द फेनोमेना ड्यू टू विच मेटल्स आर स्लोली ईटन अवे, जो मेटल्स होते हैं वो खोखले होते जाते हैं। क्यों?
बाय द रिएक्शन ऑफ एयर एंड वाटर, क्योंकि जो मेटल्स होते हैं वो एयर और वाटर से रिएक्ट कर जाते हैं इन द एटमोस्फेयर, इज कॉल्ड करोजन। आयरन आर्टिकल्स आर शाइनी। जब आयरन आर्टिकल्स अपन लेते हैं, नया नया अपन ने लोहे का कोई सामान लिया है ना, लोहे का गेट लगवा लिया, तो बेटा जब वो नया होता है तो अपन खोखला तो नहीं लेते, अपन तो अच्छा ही लेते हैं। तो जो नए आयरन आर्टिकल्स होते हैं वो बेटा एकदम शाइनी शाइनी होते हैं, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही वो मॉइस्चर और ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते हैं तो उन पर एक रेडिश ब्राउन पाउडर की कोटिंग जम जाती है, ठीक है। रेडिश ब्राउन पाउडर मतलब सोचो कि आपका जो लोहा है वो खोखला हो गया, अभी वो एकदम साबुत था, अब वो कैसा हो गया, पाउडर बनते जा रहा है, पाउडर बनते जा रहा है, तो वो खोखला तो हो गई ना अंदर से। व्हेन लेफ्ट फॉर सम टाइम, और ये जो प्रोसेस होती है ना करोजन की, बहुत धीरे धीरे होती है, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रस्टिंग ऑफ आयरन। इस प्रोसेस को बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। एक और चीज बता देती थोड़ा एडिशनल पॉइंट, कि अगर आयरन, जो रस्टिंग वर्ड होता है ना वो सिर्फ आयरन के लिए होता है, रस्टिंग मतलब भी करोजन ही होता है, ठीक है। लेकिन अगर लोहा करोड हो रहा है तो उसको रस्टिंग ऑफ आयरन बोलते हैं। कोई और मेटल में अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो अपन उसको करोजन ही बोलेंगे। चलो, इफेक्ट्स ऑफ करोजन। करोजन की वजह से क्या होता है, लेकिन उससे पहले ना मैं एक रिएक्शन लिखवा देती हूँ रस्टिंग ऑफ आयरन की। और एक चीज जरूर याद रखना कि रस्टिंग तभी होती है जब वाटर और ऑक्सीजन दोनों हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ ऑक्सीजन की वजह से या फिर सिर्फ वाटर की वजह से रस्टिंग हो जाए। जब तक दोनों चीजें रिएक्ट नहीं करेंगी आयरन से तब तक रस्टिंग नहीं होगी। तो रस्टिंग ऑफ आयरन की मैं रिएक्शन लिखवा देती हूँ। क्या होती है, लोहा है, वो किसके कांटेक्ट में आया, ऑक्सीजन और वाटर मॉलिक्यूल्स। वाटर मॉलिक्यूल्स का नंबर अपने को नहीं पता है तो अपन X ले लेते हैं, XH2O, X.H2O, ठीक है। उसने क्या बनाया, आयरन ऑक्साइड। जो तुम्हें रेडिश ब्राउन कलर का पाउडर मिल रहा है ना वो एक्चुअली आयरन ऑक्साइड है, तुम्हें मिल रहा है आयरन ऑक्साइड, ठीक है, डॉट XH2, और इसमें कुछ पानी के मॉलिक्यूल्स लगे हुए है ना। तो ये रस्टिंग ऑफ आयरन की इक्वेशन है, याद रखना। नेक्स्ट, करोजन की वजह से मैम क्या होता है। करोजन कॉजेज डैमेज टू कार बॉडीज, जैसे आपकी कार खराब हो जाती है, ब्रिजेस खोखले हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, आयरन की रेलिंग्स कमजोर हो जाती है, शिप्स और जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो मेटल्स के बने होते हैं वो सब करोड हो जाते हैं, ठीक है, और डैमेज होता है उनको बहुत ज्यादा। तो बेटा करोजन ना एक बहुत वेस्टफुल प्रोसेस होती है। एवरी ईयर टन्स ऑफ वेरियस मेटल्स स्पेशली आयरन गेट वेस्टेड इन द कंट्री। तो हर साल बेटा टन्स में आयरन वेस्ट होता है कंट्री में, ठीक है, इतना ज्यादा करोजन होता है। जैसे शिप्स भी हैं। और नमक की वजह से ना, नमक एक तरीका का कैटलिस्ट होता है। कैटलिस्ट का मतलब वो होता है, ये भी बता देती हूँ, कैटलिस्ट, कैटलिस्ट वो होता है जो किसी रिएक्शन की स्पीड को या तो बढ़ाता है, जो रेट ऑफ रिएक्शन, रेट मतलब स्पीड, तो कैटलिस्ट ऐसा सब्सटेंस होता है जो किसी रिएक्शन की रेट को बढ़ाता है या तो रिएक्शन की रेट को घटा भी सकता है, ठीक है। तो सॉल्ट एक कैटलिस्ट की तरह एक्ट करता है। जो शिप्स होती हैं वो इतनी जल्दी करोड क्यों हो जाती हैं, क्योंकि बेटा ओशियन में तो नमक ही नमक है ना। चलो, रेंसिडिटी अपना लास्ट टॉपिक है। तो रेंसिडिटी क्या होता है, रेंसिडिटी मतलब होता है इट इज द प्रोसेस ऑफ स्लो ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल एंड फैट, जिस फूड आइटम में जैसे ऑयल और फैट प्रेजेंट है, ठीक है। तो स्पेशली ऑयल और फैट का ऑक्सीडेशन होना, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन से रिएक्ट करना। जब बेटा ऑयल एंड फैट ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो उनका जो स्मेल और टेस्ट होता है वो बदल जाता है। इसको बोला जाता है रेंसिडिटी। क्या बोला मैंने, कि जब ऐसे फूड आइटम्स दैट कंटेन ऑयल एंड फैट, जब वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आते हैं, ठीक है, जब वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो उनका जो स्मेल और टेस्ट होता है वो बदल जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं रेंसिडिटी। और ऑक्सीजन से अगर ये रिएक्ट कर रहे हैं तो इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। किसी भी चीज का ऑक्सीजन से रिएक्ट करना या फिर ऑक्सीजन का एडिशन हो जाना तो उसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब यहाँ पर एप्पल है, तुमने ये चीज देखी होगी भाई, एप्पल को तुम जरा सी देर अगर खुले में छोड़ दो ना तो वो ऐसे रेड कलर का हो जाता है। लेकिन वो एप्पल तो रेड कलर का होता है लेकिन अंदर से तो रेड नहीं होता ना, तो अंदर क्या होता है, वो रेड रेड कलर का हो जाता है। ये देखो, ये अच्छा वाला एप्पल और ये बुरा वाला एप्पल, ये दो साइड है एप्पल की, ठीक है।
मेथड्स टू प्रिवेंट रेंसिडिटी, तुम ऐसा क्या कर सकते हो कि तुम रेंसिडिटी को रोक सको। पहला, कीपिंग फूड मटेरियल्स इन एयर टाइट कंटेनर, फूड मटेरियल्स जिसमें ऑयल और फैट है उसको एयर टाइट कंटेनर में रख दो। जैसे बिस्किट भी तुमने होंगे देखे होंगे कि बिस्किट सील जाते हैं, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उनका भी ऑक्सीडेशन हो गया है। तो फूड को अगर अपन एयर टाइट कंटेनर में रखेंगे तो ऑक्सीजन की एंट्री ब्लॉक हो जाएगी, तो उससे वो रेंसिड नहीं होंगे। दूसरा, कुक्ड फूड को रेफ्रिजरेट कर दो, फ्रीजर में रख दो, है ना। पैकिंग ऑफ फूड आइटम्स, जैसे जो तुम वेफर्स खाते हो, कुरकुरे चिप्स खानी नहीं चाहिए, लेकिन जो तुम खाते हो उसमें जो पैकेट होता है ना, उस पैकेट में ऑक्सीजन नहीं होती है, उस पैकेट में नाइट्रोजन गैस होती है। नाइट्रोजन गैस उसमें क्यों फिल करते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन गैस नॉन रिएक्टिव होती है, इनर्ट होती है, ठीक है। So packaging of food items like potato wafers in packets containing nitrogen gas instead of air. Air यहाँ पर मतलब है ऑक्सीजन से, ठीक है। कुक्ड फूड को डायरेक्ट सनलाइट में ना रखें क्योंकि उससे भी रेंसिडिटी हो सकती है। और पांचवी चीज कि अपन एंटीऑक्सीडेंट्स भी डाल सकते हैं, है ना, जैसे BHA ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल और BHT ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टूलिन। अगर तुम ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स डाल दोगे तो भी मतलब एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी मतलब अगेंस्ट, तो ये ऑक्सीजन के अगेंस्ट काम करेंगे, तो फूड जो होगा तुम्हारा रेंसिड नहीं होगा। केमिकल इक्वेशन को समझना मतलब एक इनविजिबल रिएक्शन को देखना सीखना। तो अब हर रिएक्शन का लिखना हो गया इजी। सो दिस इज इट, बाय बाय। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना, और डीप में पढ़ना हो तो फ्यूकी एजुकेशन ऐप डाउनलोड जरूर करें। थैंक यू।